नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुपीडिया चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं संघवाद। दोस्तों, संघवाद क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ आज हम जो है विस्तार से सीखेंगे। और एक बात और कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है कि बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। और अगर आप ये अच्छी तरह सुनते हैं, समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी, चाहे आप 10th में पढ़ते हो चाहे आप 12th में पढ़ते हो। आपके लिए कोई भी आंसर लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, संघवाद का आपको अर्थ समझना होगा कि संघवाद का क्या अर्थ है, संघवाद हम किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो प्रकार की या दो से अधिक प्रकार की सरकारें होती हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारें होती हैं, ओके। जैसे अगर हम भारत का उदाहरण लें तो हमारे देश में सरकारें दो प्रकार की हैं, ठीक है। एक है केंद्र सरकार और दूसरी है राज्य सरकार, ठीक है। प्रांतीय सरकार जिसे हम कह सकते हैं, जो हमारे देश में राज्य सरकार कहलाती हैं। और एक तीसरा भी स्तर है जिसको हम स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो हमारे देश में जिस प्रकार से जो शासन चल रहा है वो आएगा संघवाद के अंतर्गत, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है कि ऐसी राजनीतिक शासन व्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें हों और शक्तियों का बंटवारा इनके बीच किया गया हो, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे क्या, संघवाद। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है फेडरलिज्म। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि संघवाद में जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग देशों में या राज्यों में बटी होती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि जैसा भारत में ढांचा है संघवाद का वही ढांचा और किसी देश में हो। संघवाद के अलग अलग ढांचे और अलग अलग प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया जाता है विभिन्न देशों में। वो उनकी आवश्यकता के अनुसार और उनकी मांग के, क्षेत्रीय मांग के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे देश में है वो है शक्तिशाली केंद्रीय सरकार और स्वतंत्र प्रांतीय सरकार। यानी हमारे यहाँ पर जो केंद्र है वो अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। तो केंद्रीय सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें कि ये जो दो प्रकार की सरकारें हैं इनका अधिकार क्षेत्र संविधान में अच्छी प्रकार से लिखित में होता है और एक दूसरे के अधिकारों का ये अतिक्रमण नहीं करते और इनको अधिकार भी नहीं है। इनके अधिकार क्षेत्र अच्छी तरह से संविधान में लिखित में प्रदत्त होते हैं। तो केंद्रीय सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, वहीं राज्य सरकार के पास क्षेत्रीय जो दिन प्रतिदिन की कार्य की शक्ति होती है या फिर जो क्षेत्रीय शक्तियाँ या क्षेत्रीय जो मांग है, जो भावना है, उसके अनुसार उनको शक्ति दी जाती है, ठीक है। जैसे अगर आप उदाहरण लेंगे तो भारत में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, ठीक है। उसी के साथ जो है पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें भी कुछ विशेष दर्जे हैं, है ना। तो वो क्षेत्रीय मांग के अनुसार प्रांतीय सरकारों में शक्तियों का बंटवारा हो सकता है या शक्तियों में फेरबदल किया जा सकता है। एक बात और याद रखनी है आपको कि जो केंद्रीय सरकार है वो अधिक शक्तिशाली है और जो राज्य सरकार है उसे थोड़ी कम शक्ति मिली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार के कार्यों में केंद्रीय सरकार हस्तक्षेप करे, ठीक है। यहाँ पर राज्य सरकार जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्र से स्वतंत्र है और इनके अधिकारों में यानी राज्य के अधिकारों में कोई कमी नहीं की जा सकती, ठीक है। अगर कमी करनी है तो दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि केंद्रीय और राज्य दोनों प्रकार की सरकारें मिलकर संसद में संविधान संशोधन के द्वारा शक्तियों का बदलाव कर सकती हैं या उसमें संशोधन कर सकती हैं। अकेले केंद्र कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो संसद है हमारी, उसमें राज्यसभा और लोकसभा दो तरह की सदन है, ठीक है। और इन दोनों सदनों में एक में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है तो दूसरे में केंद्रीय शासन में डायरेक्ट चुनकर सरकारें आती हैं, सांसद या प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, अब बात करेंगे संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था की। आपको मैं बता दूं कि संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है वो समझने के लिए आपको जो है कि शक्तियों का बंटवारा समझना होगा, ठीक है। जैसा कि आप संघीय शासन व्यवस्था ऊपर समझ चुके हैं, अब एकात्मक शासन व्यवस्था भी संघीय व्यवस्था ही है एक तरह से, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो समझिए, लेकिन उसे समझने से पहले शक्तियों के बंटवारे को समझना होगा। देश की राष्ट्र की जो शक्ति है उसको दो प्रकार से बांटा जाता है। एक तो जैसे मैं ये बांट रहा हूँ, ये क्षैतिज, इसे बोलते हैं क्षैतिज शक्ति बंटवारा। ये क्षैतिज वितरण जो होता है इसमें आपकी आती है कार्यपालिका, ठीक है, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। या विधायिका पहले होता है, मैंने पहले वो लिख दिया,
ठीक है ना, 3 प्रकार की, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसमें क्या होता है कि राष्ट्र की जो शक्ति होती है वो बराबर भागों में बांट दी जाती है और दोनों ही यानी तीनों ही एक दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करते हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं कि अगर ये बाहर निकल रहा है अपने अधिकार क्षेत्र से और कुछ ऐसा कर रहा है जो संवैधानिक नहीं है तो न्यायपालिका उस पर जो है कि कठोर कार्रवाई करेगा, ठीक है, और उसको सही करेगा। दूसरी तरफ जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो ऐसे होता है कि एक लेवल पे ज़्यादा शक्ति दे दी जाती है राष्ट्र में, किसी स्तर पे ज़्यादा शक्ति होती है, फिर दूसरे स्तर पे थोड़ी कम और फिर तीसरे स्तर पे उससे भी कम। तो इसको दोस्तों ऊर्ध्वाधर शक्ति बंटवारा कहा जाता है या फिर ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण, मतलब कि वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। यानी कि केंद्रीय सत्ता के पास बहुत अधिक शक्ति होती है और फिर उससे कम शक्ति होती है प्रांतीय सत्ता के पास और उसके बाद स्थानीय सत्ता के पास, ठीक है। तो इस प्रकार से जो शासन है वो कहलाता है एकात्मक शासन, यानी जिसमें केंद्रीय सत्ता बहुत शक्तिशाली हो और प्रांतीय सत्ता के पास कम शक्ति हो, ठीक है, और उससे भी कम शक्ति है स्थानीय शासन के पास। तो इस प्रकार के शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। देखिए, शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं और इसमें शासन का एक ही स्तर होता है, ठीक है। समझ में आई बात? जैसे अमेरिका जो है वहाँ पर एकात्मक है, फेडरलिज्म है वहाँ पे। हमारे यहाँ आपने देखा होगा यूनियन लिखा होता है शब्द में, थोड़ा सा अलग है हमारा उनका, लेकिन व्यवस्था एक ही है। तो शासन का एक ही स्तर है, यानी कि एक ही स्तर है राष्ट्रपति, फिर उसके नीचे गवर्नर और फिर उसके नीचे छोटे मोटे जो मेयर हो गए वो हो गए, ठीक है। तो शासन का एक ही स्तर होता है। प्रांतीय सरकारें केंद्र के अधीन होती हैं। प्रांतीय सरकारें क्या है? केंद्र के अधीन है, यानी कि केंद्र जो चाहेगा वही प्रांत को करना पड़ेगा। वो प्रांत को आदेश दे सकता है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मामले पर केंद्र प्रांतों को आदेश दे सकता है, ठीक है, और हमेशा केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है। वहीं पर अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर हैं। प्रांतीय सरकार केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं है, यानी केंद्र चाहकर भी राज्यों से ज़बरदस्ती या कानून कोई नहीं लागू करवा सकता या मनवा सकता, वो निर्भर करता है राज्य पर। केंद्र और प्रांत के अधिकार क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं जो कि संविधान में लिखे होते हैं और संवैधानिक होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था केंद्र और विभिन्न राज्य में शक्ति के बंटवारे में विभिन्नता होती है, ठीक है। यानी संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, संघीय शासन व्यवस्था जो है ये 2 तरीके से गठित होती है, ठीक है। जो मैंने आपको अभी समझाया ना कि अभी 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के साथ लाकर, यानी कि जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका वाला जो उदाहरण दिया मैंने आपको, वो इस प्रकार से किया कि 50 राज्यों का एक संघ बनाया गया, ठीक है, 50 राष्ट्रों का एक संघ बनाया गया। और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है, ठीक है, 5 राज्यों का एक संघ बनाया गया है, तो एक पूरा राष्ट्र कहलाता है। स्वतंत्र राष्ट्र अपनी अलग अलग संप्रभुता भी बनाए रखते हैं और साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक हैं। प्रांतों को समान अधिकार केंद्र से अधिक शक्तिशाली हैं। कभी कभी जो है ऐसी व्यवस्था में प्रांतों को केंद्र से ज़्यादा अधिकार मिल जाते हैं, जैसे बेल्जियम में मिले हुए हैं, ठीक है ना। बेल्जियम में जो अधिकार हैं वो प्रांतों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं केंद्र से। दूसरा, जैसे बड़े देश द्वारा अपने देश की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये क्या है? ये संघीय शासन व्यवस्था गठित होने के तरीके हैं। एक तो वो कि कई देश मिलकर जो है कि एक संघ बना रहे हैं, और एक वो कि बहुत बड़ा देश होने की वजह से कई राज्य बनाए गए हैं, ठीक है। तो 2 तरीके हो गए आपके। तो दूसरे तरीके में राज्य राष्ट्र की संप्रभुता को अपनाता है, यानी राज्य की ना अपनी संप्रभुता होती है, लेकिन विदेशों के साथ संबंध बनाना वो राज्य की संप्रभुता नहीं आएगा, वो राष्ट्र की संप्रभुता का उपयोग करेगा, ठीक है। राज्यों के पास अपेक्षाकृत कम शक्ति होती है, ठीक है। यानी कि अगर विदेश मामले में अगर कोई मामला या फिर कोई समझौता करना है तो राज्य नहीं कर सकता, ठीक है, वो राष्ट्र करेगा, यानी कि देश के प्रधानमंत्री करेंगे, ना कि मुख्यमंत्री उद्योग और बाकी जो विषय हैं अपने जो राज्य के विषय हैं उस पर कर सकता है, ये नहीं कि उस पर नहीं कर सकता। जो उसके अधिकार क्षेत्र में विषय है उस पर वो समझौता कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो सुरक्षा से संबंधित मामला है, संचार से संबंधित मामला है, ऐसे मामलों में केंद्र ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं संघीय सरकार की विशेषताओं की।
ठीक है। तो संघीय सरकार की क्या क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा बहुत तो आपने ऊपर पढ़ लिया है, और यहाँ पे मैंने विस्तार से लिखा है उसकी जो जो मुख्य बातें हैं उन सबको एक छोटी छोटी लाइनों में ठीक है लिख के यहाँ पे सूत्र में बांध दिया है। देखिए, 2 या 2 से अधिक स्तर, यानी जो संघीय व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था, उसमें 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। एक ही नागरिक समूह पर शासन, यानी राज्य और केंद्र सरकार दोनों एक ही नागरिक पर शासन करती हैं। ऐसा नहीं कि राज्य अलग शासन कर रही है और केंद्र अलग शासन कर रहा है। जैसे हम मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हैं, या हम बिहार में हैं, या हम यूपी में, देश के किसी भी कोने में हैं, तो वहाँ की अपनी जो सरकार है राज्य की, वो भी हम पे शासन कर रही है, और जो केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र के जो नियम हैं, वो भी हमारे ऊपर लागू होते हैं। तो इसीलिए एक ही व्यक्ति पर या फिर एक ही नागरिक पर, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों शासन करते हैं। अधिकार क्षेत्र भिन्न भिन्न है इनके, ठीक है। राज्य के अपने अधिकार हैं, अपने विषय हैं, ठीक है ना। संविधान में राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां बनाकर अलग अलग विषय को बांट दिया गया है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, केंद्र एवं प्रांत दोनों का संविधान प्रदत्त अधिकार है, यानी कि दोनों को ही संविधान जो है, संविधान ने लिखित में अधिकार दिए हैं। उसके बाद बात करेंगे, अदालतों को संविधान प्रदत्त अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर केंद्र और राज्यों के बीच में कोई झगड़ा होता है, ठीक है, तो अदालतों में उसे निपटाया जा सकता है, और इस पर सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, इसका जो निपटान है वो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय जो है कि इसका निपटान करेगा। ओके। इसके साथ ही वित्तीय सहायता के लिए राज्य और केंद्र के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं, ताकि केंद्र और राज्य आपस में विवाद ना करें राजस्व को लेकर। ओके। और इस प्रकार से राजस्व अलग अलग रहेगा तो उनके बीच झगड़ा भी नहीं होगा, और दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि इसका उद्देश्य दोहरा होता है। संघीय व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वो दोहरा होता है, कि देश की एकता और सुरक्षा करना तथा साथ ही क्षेत्रीय भावना का भी आदर करना। एक तो राष्ट्र की सुरक्षा और दूसरा क्षेत्रीय भावना की भी रक्षा करना, आदर करना, सम्मान करना। ये दोहरा रवैया होता है किसका? संघवाद का। तो ये दोहरा उद्देश्य बहुत जरूरी है देश की एकता को बनाए रखने के लिए, और विभिन्न धर्मों और जाति और वर्गों के लोगों को लोकतंत्र में संतुष्ट करने के लिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप जो है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई समस्या हो आपकी, या फिर आप कोई भी जो है कि कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।